साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी ने जारी की मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची। राजस्थान में 25 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति और 21 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। कहा, राज्य में होगी पार्टी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा। मणिपुर मसले पर चर्चा का विरोध कर रहे बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल ने सदन से निकाला। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा, सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार, लेकिन सरकार मणिपुर पर कर रही है चर्चा। केजरीवाल की भाषा पर भी उठाए सवाल। एक और कदम आगे बढ़ा मिशन चंद्रयान 3। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से हुआ अलग। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। अब 23 अगस्त को शाम 5 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर रोवर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के गार्डन रीच डॉकयार्ड से नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का किया जलावतरण। विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट्स का 6ठा युद्धपोत। नौसेना की क्षमता में होगा इजाफा। राष्ट्रपति ने मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान को भी किया लॉन्च। साइबर सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाए नए कदम। सिम बेचने और बल्क में सिम खरीदने वालों के लिए सरकार ने नियमों में किया बदलाव। साइबर फ्रॉड पर लगेगी लगाम। संचार साथी पोर्टल से अब तक 52 लाख फ्रॉड करने वाले कनेक्शन हुए बंद। 67,000 सिम डीलर हुए ब्लैकलिस्ट। WHO के पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में संगठन के महानिदेशक ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को बढ़ाएगा आगे। एक अन्य कार्यक्रम में मेडिकल टूरिज्म के लिए एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल को किया लॉन्च। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा। कहा, 2200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, यह समय राजनीति का नहीं। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ का कहर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राजस्थान के लिए बीजेपी ने 2 चुनाव समितियों का गठन किया है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी से आपसी खींचतान नजर आने लगी है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कलह सामने आई है, तो वहीं टीएमसी में ममता बनर्जी को पीएम पद का दावेदार बताकर पूरे विपक्षी गठबंधन के बीच दरार और खाई बढ़ रही है। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों की घोषणा की गई है। बुधवार शाम बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके एक दिन बाद ही दोनों राज्यों के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, ऐसे सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हम नहीं कहते, जमाना कहता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे। 20 साल का परिणाम सामने, 20 साल से हमारे वोट उनसे ज्यादा आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए गुरुवार को 2 चुनाव समितियां गठित करने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में से एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी, वहीं दूसरी समिति चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार करने पर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व
पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। पार्टी का कहना है कि बीजेपी राजस्थान में प्रचंड रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संगठन है, अनुभवी लोग हैं, इसलिए चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया जी से लेकर के जो हमारे लखावत जी हैं, भजन लाल जी हैं, राजवेंद्र राठौर, उनको रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत प्रचंड और सुदृढ़ रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाला है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी और विपक्ष जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आम चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से कई विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन अब उस गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की एक बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बयान से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो INDIA गठबंधन का क्या मतलब है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन में मचे इस घमासान पर हमले कर रही है। तथाकथित गठबंधन बन भी रहा था, ये कोई मिशन और विजन के साथ नहीं, ये केवल अपने अपने भ्रष्टाचार, कमीशन, करप्शन और एम्बिशन को साधने के लिए बना था। और इसीलिए जैसे ही मतलब खत्म हुआ वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को अपने अपने असली तेवर दिखाने लगी और उसी के प्रतिफल में ये सारे बयान निकल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल में टीएमसी नेता जहां ममता बनर्जी को PM फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासत किसी को समझ में नहीं आ रही है। पहले एनसीपी में विभाजन और अब पवार की अजित पवार संघ बैठकों से महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विपक्षी गठबंधन NDA का मुकाबला कैसे करेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चांद की ओर बढ़ते भारत के कदम में आज एक और सफलता मिली। चंद्रयान 3 से आज प्रज्ञान रोवर को लेकर चल रहा अंतरिक्षयान विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब ये लैंडर 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब इंतजार 23 अगस्त का है, जब भारत नया इतिहास लिखेगा। पिछले 14 जुलाई को इसरो ने भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 का सफर शुरू किया था। अब 1 महीने के बाद चंद्रयान 3 मिशन ने अपनी यात्रा में गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रज्ञान रोवर को लेकर चल रहा अंतरिक्षयान का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। इससे मिशन एक कदम और आगे बढ़ गया। इसरो ने दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त की शाम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर लिखा, चंद्रयान 3 मिशन लैंडर मॉड्यूल ने कहा, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। LM को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। कल शाम लगभग 4 बजे से पहले तय गति कम करने के बाद LM थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। We have traveled all the way to more than 3,84,000 kilometers and going closer and closer to the moon. Now we are around 53 kilometers near the moon. We'll go closer also to make it softly landing. So that way, more you're going closer, I think the importance comes in more and more energizing. So that you are the final target you are reaching. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने को लेकर खुशी जताई है। इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण चंद्रयान लेकर आए और इस बार चंद्रयान उस जगह लैंड हो रहा है जहां के आज तक किसी भी देश का कोई इस तरह का रॉकेट या लैंड स्पेसशिप लैंड नहीं हुआ।
इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से अब कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा के सतह पर लैंड कराने तक की ये प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। चंद्रयान 2 मिशन इसी चरण में विफल हो गया था, जब विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय क्रैश लैंडिंग कर गया था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत विश्व में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं और इसके तहत सिम बेचने वाले डीलरों का टेलीकॉम एजेंसी वेरिफिकेशन करेगी, तो बल्क में सिम खरीदने के नियम भी बदल दिए गए हैं। इन तमाम कदमों से साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी, तो धोखाधड़ी करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। देश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। गलत तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रावधानों में परिवर्तन करके फ्रॉड को रोकने का काम भी किया जा रहा है। इसी साल मई महीने में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से साइबर फ्रॉड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में we have detected and deactivated 52 lakh connections, 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए। देश के आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2 और बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं। कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका IT रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए। सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि संचार साथी पोर्टल समेत लागू किए जा रहे अन्य रिफॉर्म से देश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड रुकेगा। अब तक 52 लाख फ्रॉड करने वाले कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। धोखाधड़ी करने वाले 66,000 व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करने के अलावा सरकार ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। संचार साथी पोर्टल से अब तक 3 लाख चोरी के मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है, तो अब तक देश के कुछ इलाके जो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात हैं, वहां कार्रवाई की गई है, जिसका सीधा फायदा लोगों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार करने में मिल रहा है। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मानवता की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के केंद्र के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। I believe this global summit will provide a unique opportunity for us
to engage in dialogue, exchange of idea, foster collaboration, and established international partnership. This groundbreaking event, co-hosted by the WHO and the Ministry of Ayush, Government of India, holds immense significance. Our discussion here aim to forge the foundation for a dedicated platform for traditional medicine within the framework of the G20. वहीं इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में योग सहित आयुर्वेद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो प्रभावी भी साबित हुआ है। India has a rich history of traditional medicine through Ayurveda, including yoga, which has been shown to be effective in alleviating pain. I also saw how traditional medicine is being integrated at the primary healthcare level with a wellness garden at the clinic where I had the opportunity to plant a Tulsi tree. गांधीनगर में एक अन्य कार्यक्रम में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। लोगों को एक क्लिक पर वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। इस बीच 3 दिवसीय G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के हिस्से के रूप में G20 उप स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज गांधीनगर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार की उपस्थिति में शुरू हुई। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है के दर्शन के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अगस्त को G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के औपचारिक उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्यसभा में आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। Y20 यानी यूथ 20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के दौरे पर है। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल के दुनिया भर के सदस्यों ने BHU IIT का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सुपर कंप्यूटर के साथ साथ लैब का भी जायजा लिया। खासकर इस दौरे को लेकर संस्थान के छात्र बेहद उत्साहित हैं। IIT कंप्यूटर, BHU IIT का कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और Y20 के जो सदस्य हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं सुपर कंप्यूटर देखने के लिए। ये यहाँ के IIT के विद्यार्थी हैं। कैसा लग रहा है ये जो आपके अतिथि आए हैं? Y20 का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली क्या किया है कि जो फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं उनको हम लोग सुपर कंप्यूटर, हमारे यहाँ का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जहाँ पे परम शिवाय रखा हुआ है, और हमारे यहाँ प्रिसीजन इंजीनियरिंग हब है जहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड मिसाइल मतलब कि DRDO के प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और एक और दिखा रहे हैं, हाँ वो उनको दिखा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने अतिथियों का स्वागत करके? We are so happy to bring the diversity of many countries here. This is a representation of India, like we the students are representing India, so we are so happy to host them in our college. ये IIT जहाँ पे पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं, ये हमारा भविष्य हैं और विदेशों में भी IIT के बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं। वो स्वागत कर रहे हैं Y20 के यूथ्स का। ये खुद भी यूथ हैं, समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है इनके अंदर। इन विदेशी जो G20 के Y20 के जो मेंबर्स आए हैं यूथ, उनका स्वागत करके। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, IIT BHU वाराणसी। Y20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने वाराणसी में IIT BHU का दौरा किया। सदस्यों ने वाराणसी में सम्मेलन के आयोजन पर खुशी जताई। Y20 के ये सदस्य हैं, ये हिमजा हैं, US से आई हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो IIT है उसमें ये लोग घूम रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं, इन लोगों को उन्होंने महामना के बारे में बताया। महामना जिन्होंने स्थापना की दान मांग के लोगों से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन BHU IIT? हमजा, यू आर फ्रॉम US ना? Yes, I'm from the US. Being able to tour IIT has been a really great experience. My parents are from India. I'm part of the Indian diaspora in the US. So being able to reconnect with the motherland has been great, and to be able to tour educational institutions such as this one has been wonderful. Another member from Mexico. What is your experience in IIT BHU? Oh, it has been great. I've been loving it so far, and I think it's great to visit some educational institutions here in India. Also, I've been touring in other cities, and I think I've been loving the cultural heritage in Varanasi so far. ये लोग प्रसन्न हैं और वाराणसी में आके मैक्सिको की हैं। इन्होंने कहा कि वाराणसी को जो इनको पसंद किया, इन्होंने अच्छा लगा। और आपको मैं बताऊं कि काशी जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। जो यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं वो इन लोगों ने देखा है और इनको अच्छा लग रहा है वाराणसी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। और अनेक आयोजनों में वाराणसी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है वाराणसी में बनारस क्लब में, जहां पर 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। ये टूर्नामेंट खास तौर पर Y20 के मद्देनजर किया गया है। काशी जो संदेश देने का काम करता है, यहाँ पर Y20 की औपचारिक शुरुआत 18 अगस्त को होगी, जबकि ये बनारस क्लब, नाम ही इसका ऐसा है जो बनारस को रिप्रेजेंट करता है। और सच में बनारस की जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, हर विधा से जुड़ी हुई, वो यहाँ की सदस्य हैं। बनारस क्लब Y20 के ठीक पूर्व संध्या पर बैडमिंटन का आयोजन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे बनारस क्लब के सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक मधोक जी से। मधोक जी, ये क्या सोच के आप लोग बैडमिंटन जो Y20 के ठीक तुरंत पूर्व संध्या पे शुरू कर रहे हैं? देखिए, बनारस क्लब में बैडमिंटन बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। यहाँ के बहुत अच्छे 2 हॉल्स हैं, एयर कंडीशनड है, और यहाँ पे बनारस क्लब में जो सुविधाएं हैं, जिसमें सारे यहाँ के टॉप लोग बनारस के, टॉप ऑफिसर्स बनारस के, वो बैडमिंटन खेलते हैं। Y20 कल से शुरू होने जा रहा है और हमने ये सोचा कि Y20, क्योंकि यूथ का एक पूरे G20 के यूथ यहाँ आने वाले हैं, तो क्यों ना हम बनारस क्लब में एक ऐसा टूर्नामेंट कराएं, उनको भी निमंत्रित करें। उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग, कल या परसों वो आएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेडीज़ का और जेंट्स का बराबर का योगदान है।
हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी लेडीज़ ये बैडमिंटन खेलती हैं, हमारे यहाँ के सारे पुरुष खेलते हैं और इस जगह बहुत ही अच्छा एक टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। ये महिला सदस्य हैं बनारस क्लब की। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जो Y20 की शुरुआत के ठीक पूर्व संध्या पे आप लोग बैडमिंटन? ये एक अच्छा इवेंट है और बनारस क्लब में हमेशा से जो विमेंस हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है और उनको भी इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। और हमें खुशी है कि ये जो टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, यहाँ सभी बड़े उत्साह से लेडीज़ और जेंट्स और बच्चे सभी भाग ले रहे हैं। और वैसे भी ये वुमेन एम्पावरमेंट का समय है और क्रेडिट्स गोज़ टू हमारे सेक्रेटरी साहब और दीपेश और अतुल जी। इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बनारस क्लब जाना ही जाता है इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो Y20 के सदस्य आए हैं उनको ये लोग आमंत्रित करेंगे, बनारस क्लब को दिखाएंगे, बनारस से रूबरू कराएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, बनारस क्लब, वाराणसी। और दिल्ली विधानसभा में आज अरविंद केजरीवाल सरकार ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की तो हंगामा हो गया। भाजपा के विधायकों ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा न करके मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के मामले को लेकर जमकर विरोध किया और विधानसभा में जमकर शोर शराबा हुआ। भाजपा विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया तो भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खुद आम आदमी पार्टी के ही विधायक और पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा करके कटघरे पर खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा में मणिपुर मसले पर सीमित चर्चा की शुरुआत की। भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि मणिपुर दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर का विषय है। विधानसभा में राज्य से जुड़े मसलों पर ही चर्चा की जानी चाहिए। भाजपा के विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मार्शल बुलाकर अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और OP शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और दिल्ली सरकार मणिपुर पर चर्चा कर रही है। भारत एक देश है और इस देश के किसी हिस्से में अगर किसी को भी दर्द होता है, किसी को भी अगर पीड़ा होती है, किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो पूरे देश का फर्ज है कि उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। दिल्ली विधानसभा में केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो दिल्ली से रिलेटेड हैं। उन मुद्दों पर ये चर्चा करवाते नहीं है, चर्चा से भागते हैं और यदि हम इनको मजबूर करते हैं तो ये हमको मार्शल आउट करते हैं। बाद में दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर पर अपनी बात रखी। बीजेपी ने भाषण के दौरान केजरीवाल की भाषा पर सवाल उठाए। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि केजरीवाल का एक विधायक दिल्ली के लोगों से उगाही कर रहा है और डरा धमकाकर उनसे पैसे ले रहा है। जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है, ये स्तब्ध करने वाला है। दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना दिया है। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के MLA अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का शब्द लेकर जिस तरह की भाषा की टिप्पणी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक स्तर दिखाया है। के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बनियाल उसमें बातचीत करते पकड़े गए, हिस्सेदारी में हिस्सा मांगते पकड़े गए और मेरा सीधा आरोप है कि हिस्सेदारी सिर्फ बलियान तक नहीं ऊपर तक जा रही है, नहीं तो अब तक बलियान को पार्टी से निकालकर बाहर किया होता। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा दिल्ली के विषयों की चर्चा के लिए है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मणिपुर का विषय लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता पानी, सीवर लाइन और अस्पतालों की कमी से त्रस्त है और उनके अपने ही विधायक विधानसभा में इस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं।
और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे। जब भी अधिकारियों से बात करो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है, और ये बात कहीं तक सही भी है। पीछे एस्टीमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है वो नेगेटिव में, नील। तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लेके आते हैं और वो बिल्कुल गटर का पानी है जो कोई ह्यूमन बीइंग टच भी नहीं कर सकता, सूंघ भी नहीं सकता। ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। जानना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, ऐसी क्या परेशानी है किराड़ी के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए हमारे गरीब प्रवासी लोग क्यों धक्के खाएंगे, कहीं पर में क्यों कहीं पर में धक्के खाएंगे। हमारे आसपास कोई हेल्थ सर्विस नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत होती गरीब लोगों को है। तो मैं इस सदन के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर जी का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और सरकार का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, पेशेंस की हद होती है। नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। लगातार अगर मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी भले ही तमाम दावे कर रही हो, लेकिन उसके अपने ही विधायक पानी और स्वास्थ्य की सेवाओं पर सवाल उठाकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के लिए नए अत्याधुनिक घातक जंगी जहाज विंध्यागिरी का जलावतरण किया। इसे कोलकाता की गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। ये नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है, जो एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। इसके तहत 7 जंगी जहाज बनाए गए हैं, 5 जलावतरित हो चुके हैं। जलावतरण किए गए फ्रिगेट्स के नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। आज 6ठा फ्रिगेट विंध्यगिरी भी इसका जलावतरण किया गया। इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 6,670 टन है। ये करीब 488.10 फीट लंबा है। इसका बीम 58.7 फीट है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं और इसके अलावा 2 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक और डीजल युद्धपोत है और इसकी अधिकतम गति 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। विंध्यगिरी के जलावतरण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। I am happy to be here at the launch of Vindhyagiri. This event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat through indigenous shipbuilding. और केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। इसमें उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस योजना पर तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में एक नया कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये योजना 10 वर्षों तक बसों के सफल संचालन के लिए संचालित की जाएगी। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा कि इससे ना तो सिर्फ हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे इंडिया के लिए ही नहीं, हमारी कंपनीज बाहर में भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दी हैं और जब ऐसे इनिशिएटिव सरकार के होंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट घटेगी और बाहर में हमारे प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। इस योजना के तहत सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें करीब 45 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इससे सबसे बड़ा है कि हमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे हमारे डॉलर्स कम से कम बाहर जाएंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेके जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक डॉलर्स हमारा अपने पास रुकेगा। इस योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। योजना का खंड ए सिटी बस सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इससे 169 शहरों को फायदा मिलेगा।
योजना के दूसरे भाग में 181 शहरों में बसों की प्राथमिकता, बुनियादी सुविधा, मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है। देश में जैसे जैसे विकास का पहिया घूम रहा है, पीएम ई बस सेवा योजना सतत प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल। खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओडिशा के दौरे पर है, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ शिरकत की। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा विश्वकर्मा योजना को एक बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओडिशा के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह उन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण ने पुरी में ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर तैयार रेत से बनी सुंदर कला देखी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने इसे बनाया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पंच प्रण प्रतिज्ञा भी ली। निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने मिलकर तिरंगे के साथ भारत का नक्शा बनाया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अंग्रेजों द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से हमें खुद को मुक्त करने की जरूरत है, तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। तब ही बनेगा 2047 में
भारत देश एक विकसित देश बनेगा। आप सब लोग को भारत का गर्व महसूस करने का एक माहौल तब ही बनेगी। एक अन्य कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। हमने इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लॉन्च होगी। हाथ में थोड़ा कलम लेकर, थोड़ा टूल लेकर बनाते हैं। इन सभी कार्यकार को ही मन में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर चुके हैं और हम उसका प्रावधान बजट में भी कर चुके हैं। और ऐसे कलाकारों को हैंड होल्ड करना, सपोर्ट करना, उनको सभी तरह का मदद करना इस देश में हम सबका कर्तव्य है। बाद में वित्त मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक स्पेशल पोस्टर कवर भी जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर के कई गांवों से सरपंचों को दिल्ली के लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के कई गांवों के सरपंच पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली आए। अपने घर पहुंचने पर इन सरपंचों ने अपनी दिल्ली यात्रा के अनुभवों पर खुशी जाहिर की। हम लोग सोचा भी नहीं था कभी दिल्ली जाएगा, हम लोग को इतना ध्यान दिएगा। मोदी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा से हम लोग को ध्यान दिया है। जब से बीजेपी सरकार, मोदी का सरकार आया है, तब से हमारा बस्ती बहुत उन्नति की ओर बढ़ा है। उसका बदौलत से बस्ती बस्ती में जल जीवन का मिशन शुरू कर दिया। अभी हर जगह घर में जल जीवन आना शुरू हो गया। बीजेपी सरकार आया, बहुत उन्नति हुआ, डेवलप हुआ। ये स्वच्छ भारत अभियान आया तो बस 100% हमारा टॉयलेट भी मतलब हो गया घर में। हमारे भाजपा सरकार के मोदी साहब ने सबको दिल्ली आज घुमाने का एक तो मौका दिया, उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, कुछ अच्छा काम के लिए। काल का क्या होगा, अच्छा प्रपोजल डालने के लिए, गरीब लोग के लिए अच्छा काम देगा बोल के PMGY। उसका बाद जल जीवन मिशन, ऐसे कुछ ऐसे बहुत इम्प्लीमेंट है। अभी भी छोटा से इम्प्लीमेंट है, लेकिन डेवलप लाने के लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट होना पड़ेगा ना। इसलिए मोदी सरकार को भी धन्यवाद बोलता है। और लद्दाख के कई गांवों के सरपंच दिल्ली आए। ये सरपंच विशेष अतिथि के रूप में लाल किले के झंडारोहण समारोह में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौजूद रहे। ये लोग काफ़ी खुश हैं। मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँ, दिल से नमस्ते और जुले कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें दूर दराज इलाके के सरपंच और नायब सरपंच को इंडिपेंडेंस डे में घुमाने के लिए ले गया। और नरेंद्र मोदी जी को हमें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा मौका हमने नहीं सोचा था, कि सबने भी नहीं देखा था कि ऐसे जगह में लेके हम दूर दराज इलाके के 5 सरपंच को वहाँ दिखाने का मौका मिला। इसलिए मैं दिल से शुक्रिया। हमें पहली बार भारत सरकार ने हमारा बॉर्डर विलेज के वाइब्रेंट विलेज कर वहाँ का ग्रास रूट लेवल का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। तो ये सब हमारे लिए गर्व का बात था। साथ ही साथ हमें काफ़ी जगह जहाँ हम नहीं पहुँचा, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, और वहाँ पे कैसे सीज़न चला जाता है, उनका भी हमें काफ़ी ब्रीफिंग किया गया था। और उसी तरह प्रधानमंत्री म्यूज़ियम में भी हमें ले गया, और ऐसे काफ़ी जगह हम गया, और बड़े बड़े मंत्री से भी हमारा मुलाकात हुआ। ये मेरे लाइफ में पहली बार है, इतना कंफर्टेबल और देखने को मिला। हमने विधानसभा देखा, पार्लियामेंट हाउस देखा, इसी तरह हर जगह में घूमने का मौका मिला। इसी तरह हर एक बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों से मिलने का मौका मिला। इसी तरह ITP के बड़े बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने ITP वालों ने हम
उनको बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना हेल्प किया। इस सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाइब्रेंट विलेज बोल के जो स्कीम रखा गया है, ये बॉर्डर विलेज में बहुत ही फायदेमंद होगा। बड़े बड़े मंत्री से हमने इंट्रोडक्शन हुआ तो हमारा जितना भी कुछ मांग थे वो इन सारे मिनिस्टर से मिला था। तो उन्होंने हमको ये कहा था कि हम सारे एक परिवार है। हमें बहुत खुश हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम सारे एक परिवार है। तो इसी तरह हम पहले बार 15 अगस्त पे पार्टिसिपेट हुआ। और उत्तराखंड के कई गांव के प्रधान और सरपंच दिल्ली के लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बने। दिल्ली यात्रा के बाद इन लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। 15 अगस्त को हमें लाल किला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देखने का मौका मिला और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक एक्सपोजर विजिट थी, जो हमें पता चला कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से बनाया जाता है दिल्ली में। और एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। मोदी जी द्वारा जो हमारे लिए व्यवस्थाएं की गई थी दिल्ली में, वो भी सारा अच्छा रहा। मोदी जी की कृपा से इस बार हम राज्यसभा, संसद भवन, ये सारी चीज़ों को देख पाए। जहाँ तक पहुँचना हमारे लिए असंभव था, उन जगहों तक हमें पहुँचा मोदी जी ने। हमें लाल किला में जब प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को मौका मिला और संसद भवन में कभी आज तक देखा नहीं, हम ग्राम प्रधानों ने वहाँ देखने को मौका मिला। हमें राज्यसभा और लोकसभा देखने को मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हें हमें वाइब्रेंट विलेज में आमंत्रित किया और 15 अगस्त के दिन लाल किला में हमें उनका भाषण सुनने का मौका मिला और हमें वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा जितने भी वहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ का भी जो होता है वो देखने को मिला। और भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बुरी तरह प्रभावित हैं। दोनों ही पहाड़ी राज्यों में कई जगह भूस्खलन हुआ है, रास्ते बंद हो गए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर पंजाब जैसे मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हुई बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 1 जून से अब तक 43% ज्यादा बारिश हुई है। मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद इसे पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और इसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने का फरमान जारी किया जा चुका है। वहीं पहाड़ी के दूसरी तरफ सन्यारडी वाली तरफ भी तबाही बरपना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और लोगों को मजबूरन अपने आशियानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मंडी जिला प्रशासन लोगों के रहने की व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन प्रभावितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में स्कैटर्ड बारिशें हुई हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, स्कैटर्ड रेन्स है, उसमें 60 मिलीमीटर एक जगह पे हाईएस्ट रेनफॉल है। जहाँ तक टोटल मानसून की बात करते हैं तो मानसून इस साल एक्सेस है। अगर 1 जून से अब तक का हम डाटा देखते हैं तो उसमें 43% एक्सेस रेनफॉल है। उधर राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडीज का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का है। आपदा के समय आपस में ना लड़ें, आपदा के समय राजनीति ना करें, आपदा के समय मदद के लिए आगे आएं और राहत कार्य बढ़ चढ़ कर दें। केंद्र सरकार ने भरपूर मदद एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से भी और जो भी सुविधाएं चाहिए थी एयरफोर्स से लेके अन्य, वो सारी देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के लांगा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गयी। वहीं ऋषिकेश में मुनि की रेती स्थित राम झूला पुल का रास्ता ढह गया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर आवाजाही रोक दी है।
हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण पंजाब के 5 जिले होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। होशियारपुर में स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतरना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में फ्लड वॉच ऐप जारी किया है और इसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कहीं भी बाढ़ की स्थिति की सूचना हासिल हो सकेगी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। CWC ने एक फ्लड वॉच करके एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किस तरीके से काम करेगा सर ये, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो CWC के चेयरमैन हैं वो सब मौजूद हैं। सर किस तरीके से ये काम करने वाला है? ये ऐप हमने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है क्योंकि हम लोग आउटरीच करना चाहते थे बहुत पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को एक बहुत सिंपल ऐप चाहिए होती है, उनको जो जानकारी चाहिए एक क्लिक पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरह की ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप वो GPS से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे हैं वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं, या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इन्फॉर्मेशन एक दूसरा बटन एक रखा है ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इन्फॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड फ्लड फोरकास्टिंग इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो 7 दिन तक की एक हम एडवाइजरी इशू करते हैं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। सर ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? वो हमारी जो सेंटर्स हैं, 32 सेंटर्स हैं हमारे जो रीजनल बेसिस पे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली DMs को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी आपदा से रिलेटेड वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। 2 बुलेटिन हम रोज़ इशू करते हैं। कंट्री की सिचुएशन देता है जिसमें एक कंट्री की आज की स्थिति बताता है, एक 7 दिन की स्थिति बताता है। तो ये हम लोग NDRF, NDMA, इन सब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये जानकारी जाती है। तो ये कम्प्लीटली ये सिस्टम इस ऑटोमेटेड है। सर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, क्या उनकी भी डिटेल्स इसमें रहेंगी? जी, इसमें फ्लड प्रोन एरिया के लिए हम लोग एक बहुत ही शीघ्र एक जानकारी की किताब लेके आ रहे हैं, बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया जो है एक असेसमेंट बेस्ड टूल है। अभी आपने कहा कि एंड्रॉयड पे ये डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में है, तो और लैंग्वेज में भी आए? इसको एक्सटेंड करेंगे, हम देखते हैं इसकी डिमांड। अभी हमें ऐसा लगा कि इंग्लिश और हिंदी कोई ना कोई भाषा, ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है थोड़ी बहुत, और इसलिए हमने अभी इसको किया है। प्लस ये आपको ऑडियो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रिंट भी है, इसके ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, ऑडियो दोनों आ रही हैं केवल। तो ये थे CWC के चेयरमैन, जिनका कहना था कि जो बाढ़ की जो चेतावनी है उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा और जो जान माल का जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। कामगारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की। योजना को लेकर देश भर के कामगार वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश में पीढ़ीगत कामगारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। इसे आगामी विश्वकर्मा जयंती पर शुरू किया जाएगा। योजना में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, कारीगर, नाई, मूर्तिकार, सुनार सहित 18 श्रेणियों के कामगारों को शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों को महज 5% अधिकतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। योजना को लेकर प्रदेश के कामगारों में भी उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कम ब्याज पे हमारे को ये लोन मिल जाएगा, जिससे हमारे लिए धंधे के लिए सबसे बड़ा फायदा रहेगा और आगे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ोतरी हो जाएगा। योजना के तहत शुरुआत में 1 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है।
इसके बाद दूसरे स्तर पर भी इतनी ही राशि रियायती ब्याज पर दी जाएगी। परंपरागत काम करने वाले युवाओं में विश्वकर्मा योजना को लेकर अभी से उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं ने बताया कि विश्वकर्मा ऋण के जरिए न सिर्फ नए टूल खरीदकर उनके रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि इससे वो अपना जीवन और बेहतर बना सकेंगे। सरकार का 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, वो कम ब्याज पे मिलेगा। हम दुकान पे लगाएंगे, सैलून में लगाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। छोटे कारीगरों के लिए, छोटे सैलून चलाने वाले के लिए बहुत अच्छी योजना रहेगी। प्रधानमंत्री योजना पे जो लोन का वो कराया है कम ब्याज के लिए, तो हमारे को भी चाहिए, तो उसमें हम धंधा भी बढ़ाएंगे और कुछ मशीनें वगैरह ले लेंगे ड्राई क्लीन की, इसलिए उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ कामगारों के जीवन में नया उजाला लेकर आएगी, बल्कि परंपरागत व्यवसाय को अपनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी। दूरदर्शन जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कामगारों को मिलेगा लाभ। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।